और यदि आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको निबंध लिखने में बहुत सहूलियत हो जाएगी, उसके कंटेंट को समझने में, उसके लेखक के लेखन में, आपकी भाषा में, आपके प्रवाह में हिंदी साहित्य बड़ी बड़ी भूमिका निभाएगा, जो आपके निबंध लेखन में बहुत चीज़ पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये सोचिए कि हिंदी साहित्य पढ़े कैसे। ये बड़ा माकूल सा प्रश्न है। इसका माकूल सा जवाब यह है कि हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए, क्योंकि अपने बचपन में हमको किसी ने ये नहीं सिखाया कि वेलकम टू बालाजी बुक शॉप। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में जो है राहुल पांडे सर हैं, जो कि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और साथ ही साथ जो है हिंदी लिटरेचर जिनका सब्जेक्ट रहा है, जिन्होंने शुरू से हिंदी साहित्य पे रिसर्च भी करी है, नेट भी क्वालिफाइंग है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी कर रहे हैं, और जिन्होंने हिंदी साहित्य को लेते हुए 22 से 27 मेंस लिखे हैं, कई इंटरव्यू दिए हुए हैं, और आज वो आपको ज़रूर एक बार के बाद इस बारे में बताएंगे कि हिंदी साहित्य आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों स्टूडेंट जो है आज इतना कुछ हिंदी साहित्य लेते हुए भी स्टूडेंट क्यों नहीं उनका रिजल्ट होता है, क्यों क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं, आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जो बच्चे बुक्स भी पढ़ रहे हैं, नोट्स भी पढ़ रहे हैं। तो उसी पे आज चर्चा करेंगे राहुल सर। तो राहुल सर, आपका हमारी शॉप पे बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल वो मैं उनका बहुत फ्रेंडली रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत मेरी लंबी चौड़ी बातें कर दी मेरे बारे में। बस इतना ही बता दूं कि संप्रति यह है वर्तमान समय पे कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध कर रहा हूँ, वहीं पर अभी एज गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाया भी हूँ, इग्नू में भी पढ़ाया है, और कई मेरे स्वतंत्र लेखन पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं। अभी मेरा इंटरनेशनल जर्नल में 2 बड़े पत्र छप कर आए हैं, जिसको गूगल की कंटेंट टीम ने सेलेक्ट किया है। आप गूगल में जा कर के मेरे दोनों आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। उनके दोनों आर्टिकल के टाइटल जो है हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको गूगल में टाइप करके पढ़ सकते हैं। उनको दोनों को, उसमें मेरे ही नाम के दोनों आर्टिकल छपे हुए हैं। तो इस कारण तो थोड़ा सा ही मेरा परिचय है, बाकी संघर्ष अभी मंजिलें और हैं, पदचिन्ह चल रहे हैं, अभी हम और रास्ते आगे तय करेंगे। अब आते हैं मूल बात पर। प्रश्न खड़ा होता है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है, इस पर एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ। जो बात जनरली कंपटीशन की दुनिया के टीचर्स और यहाँ का माहौल में ये बातें दब सी जाती हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, खुद रिसर्च कर रहा हूँ, तो वहाँ बहुत सारे सेमिनार आयोजित होते हैं। अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ आपको, एक सेमिनार था जिसमें यूपीएससी के एक मेंबर आए हुए थे, और जो हिंदी लिटरेचर से ही वो जुड़े हैं, और वो एक समय में वो कॉपियाँ भी चेक करते थे हिंदी लिटरेचर की। मैंने उनसे एक बार सवाल पूछा कि सर, हिंदी लिटरेचर पे आप कॉपियाँ भी चेक करते हैं, आप हिंदी के टीचर हैं, तो आप हिंदी के बच्चों को बहुत सारे मार्क्स क्यों नहीं देते हैं कि जिससे कि बच्चों का सिलेक्शन हो। और हिंदी, क्योंकि भारत में 47% लोग हिंदी बोलते हैं, जिस देश में 47% की आबादी हिंदी बोलती हो, उस देश में हिंदी के बच्चों का यूपीएससी में सिलेक्शन कम होता चला जा रहा हो। तो एक बहुत मार्केबल प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। इस पर जब मेरी बात हुई तो हंसे और थोड़ा सा दुख प्रकट करते हुए कहा कि हिंदी के बच्चे 80 के दशक में, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन और पीजी में पढ़ रहा था, वही बच्चे आज की कॉपियों में लिख रहे हैं। जो 80 के दशक में बच्चे लिख रहे थे, वो आज भी यूपीएससी के बच्चे वही कॉपियों पर लोग लिख रहे हैं। तो ये बात मुझे दिल से चुभ गई। फिर मैंने मंथन किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खुद करीब 27 मेंस और 4 आईएएस के मेंस देने के उपरांत मेरे अंदर भी बात लागू होती है। क्यों ऐसा कारण क्या है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। जब मैंने भी मंथन किया, क्योंकि मेरा भी हिंदी लिटरेचर से बहुत गहरा रिश्ता है, तो मुझे भी लगा कि उनकी बात अक्षरशः सत्य है। अब आप कहेंगे कैसे। देखिए, आप लोगों ने थोड़ी सी बात ये यहाँ पे मैं इसको रोकना चाहता हूँ। आप आइए, हम हिंदी लिटरेचर की कुछ मूल बात करें, फिर मैं ये बात को वहीं से जोड़ दूंगा। आप हिंदी साहित्य लेते हैं, क्यों लेते हैं, इस पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य कैसे पढ़ें, इस पर भी बात करेंगे। और हिंदी साहित्य में मार्क्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, इस पर भी बात करेंगे। इन 3 पॉइंट पर मेरा फोकस रहेगा। हिंदी साहित्य हम क्यों लेते हैं। सबसे पहली बात तो लोग ये सोचते हैं कि छोटा विषय है, हिंदी हमने बचपन से पढ़ी है, हम कर ले जाएंगे, ये सारे लोग बोल देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मैं माकूल बात कहना चाहता हूँ। वो माकूल बात यह है कि हिंदी साहित्य को लेने से आपके कई 3-4 फायदे बहुत हैं। सर्वप्रथम का फायदा यह है आपका कि आप जब हिंदी लिटरेचर को लेते हैं, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक भाषा विज्ञान का पेपर होता है, और एक सेकंड पेपर जो होता है जिसमें पूरा आपका उपन्यास, कहानी, नाटक, हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें फिर कई महत्वपूर्ण कवि, लेखक, उपन्यासकार, आप उनकी किताबों को, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। फर्स्ट पेपर जो आपका भाषा विज्ञान का है, वो गणित जैसा नंबर देता है। उसमें एक फिक्स है कि आप उतना लिख के आएंगे, आपको गणित जैसे मार्क्स मिल देंगे, उसमें बिल्कुल कोई मार्क्स कटता नहीं है। तो बड़ी आबादी में आपको इतना बड़ा फायदा हुआ कि आप गणित जैसा, एक पूरा फर्स्ट पेपर आपको गणित जैसे नंबर आ गए। दूसरा फायदा आपको क्या होगा हिंदी लिटरेचर लेने से। दूसरा फायदा यह होगा कि आपको निबंध लेखन, जो आप यूपीएससी में निबंध लिखते हैं,
250 नंबर का निबंध आता है। जो निबंध लिखते हैं, और यदि आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको निबंध लिखने में बहुत सहूलियत हो जाएगी, उसकी कंटेंट को समझने में, उसके आपके लेखन में, आपकी भाषा में, आपके प्रवाह में हिंदी साहित्य की बड़ी बड़ी भूमिका निभाएगा, जो आपके निबंध लेखन में बहुत चीज़ों को माकूल बना देगा। तीसरा पॉइंट आपको और फायदा क्या होने वाला है, जो यूपीएससी में हिंदी क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें हिंदी लिटरेचर, यदि आपने हिंदी लेकर अच्छे से पढ़ाई की है, उसमें हिंदी को क्वालिफाइंग पेपर में भी आपको मदद करता है वो। पांचवा जो अगला पॉइंट बहुत फायदेमंद है आपका, कि यदि आप हिंदी लिटरेचर लेते हैं यूपीएससी में तो आप अपना उत्तर लेखन देवनागरी लिपि में करते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात आप अपना उत्तर देवनागरी लिपि में लिखेंगे, उसके लिए आपको अपना उत्तर अंग्रेजी में, किसी अन्य भाषा में आपको नहीं लिखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा आपका, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि पूरे भारत में उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में यदि तुलना की जाए तो उत्तर भारत में ही हिंदी को लोग ज़्यादातर देवनागरी लिपि में लिखने को अपने को सहूलियत में पाते हैं। तो आप पूरा दक्षिण भारत, पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट और पूरा आपका पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के बच्चों से आपका कंपटीशन कट जाता है। आपकी लड़ाई केवल उत्तर भारतीय बच्चों से हो जाती है जो देवनागरी लिपि में लिखते हैं आंसर को। देख, ये बहुत मेजर बात है जो जल्दी आपको समझ जानी चाहिए। इसके बाद जो फायदा और क्या होता है हिंदी लिटरेचर लेने से, इससे बाद फायदा ये होता है हिंदी लिटरेचर लेने से कि हिंदी लिटरेचर में यदि आप, जो आपका एक इथिक्स चौथा पेपर है, नीति शास्त्र जो है, नीति शास्त्र में यदि आप हिंदी को बहुत गहरे से पढ़े हैं तो हिंदी साहित्य लेने के कारण या आप हिंदी को बहुत गहराई से पकड़ होने के कारण आप नीति शास्त्र की शब्दावली को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, उसके कंटेंट को भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हिंदी लिटरेचर को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो इथिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिसने गहराई से हिंदी साहित्य को पढ़ा है। तो ये तो बातें हमने बहुत मोटी मोटी कर ली जो आपको बहुत फायदे की हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रश्न, जब हम यूपीएससी में प्रश्न लिखते हैं तो केवल अच्छी बातों के साथ साथ उसमें हम विश्लेषण भी करते हैं, उसका संश्लेषण भी करते हैं, उसको गवेषणात्मक पद्धति भी अपनाते हैं। तो इन विधियों को दृष्टि से हम इस बात पर विचार करना चाहिए कि नुकसान इसमें क्या क्या है। इसमें एक चीज का नुकसान है तो गहरा है, यदि आपको भाषा में पकड़ नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये हिंदी माध्यम के बच्चों को मैं कह रहा हूं, यदि भाषा में पकड़ नहीं है, भाषा का मतलब यदि आपके पास शब्दावली का भाव है, आप वर्तनी अशुद्ध लिखते हैं, वाक्य अशुद्ध लिखते हैं, तो नंबर आपका बहुत बुरी तरह से कट जाएगा। ये आपके लिए एक नकारात्मक है। लेकिन यदि आपने हिंदी की शब्दावली, वाक्य लिखने में आप पारंगत हो जाएंगे, तो यदि आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो आपके जीएस के सारे पेपर प्लस सब्जेक्ट का पेपर प्लस निबंध का पेपर, हिंदी क्वालिफाइंग का पेपर, इथिक्स में जितनी सारी चीज़ों हैं में आप जब अपना उत्तर लेखन करके आएंगे, वहाँ लिख करके आएंगे, तो आपकी शुद्धता, आपकी वर्तनी, आपके वाक्यों की शुद्धता आपको एक अच्छे मार्क्स दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। क्योंकि कोई भी टीचर, क्योंकि मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, बच्चों की कॉपियाँ चेक करता हूँ और मैं बाकायदे उन टीचरों से मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होता हूँ, मैं मिलता हूँ कि जो यूपीएससी में कॉपियाँ चेक करते हैं। मैं नाम यहाँ पर उनका डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है और एक नैतिकता का भी मामला है। तो इस कारण से हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है, अपनी शुद्धता पर, शब्दों की शुद्धता पर, वाक्यों की शुद्धता पर। केवल हिंदी लिटरेचर में ही काम नहीं आएगा, यदि आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो आपको जीएस लेखन में भी और आपके अन्य चीज़ों में भी बहुत काम आएगा। क्योंकि कोई भी टीचर जैसे ही अशुद्ध शब्द और वाक्यों की अशुद्धता को देखता है, वर्तनी को अशुद्धता को देखता है, वैसे ही वो मार्क्स को कम कर देता है। और ये बात आपको समझ में नहीं आती कि अरे फलाने तो अच्छा लिखा, मैंने, मेरे नंबर क्यों कट गए। इसलिए मार्क्स कटते हैं क्योंकि आपने शुद्धता का ध्यान नहीं रखा है। वर्तनीय शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये केवल हिंदी लिटरेचर का ही विषय नहीं है, ये आपके हिंदी माध्यम का पूरा विषय है। क्योंकि भाषा की अशुद्धता का मतलब ये होता है कि आपने अपनी बात उस अध्यापक तक पहुंचा ही नहीं पाया जो कॉपी चेक करने वाला है। क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, एक बार परीक्षा दे रहे थे तो एक परीक्षार्थी के रूप में, तो एक परीक्षक आया, अंग्रेज अफसर था, तो उसने कहा कि केवल 10 प्रश्न हैं, में से 5 प्रश्न करने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने 10 प्रश्न कर दिए और नीचे लिख दिया कि परीक्षक स्वेच्छा से कोई भी प्रश्न जांच कर सकता है। तो जो अंग्रेज अफसर था, मतलब सॉरी अंग्रेज जो टीचर थे, उन्होंने नीचे क्या लिखा, बहुत प्रभावित हुए डॉक्टर राजेंद्र बाबू से, और उन्होंने इसके नीचे लिखा कि परीक्षार्थी परीक्षक से बढ़कर है, द एग्जामिन इज द ग्रेटर ऑफ एग्जामिनेशन, अर्थात परीक्षार्थी परीक्षक से बढ़कर है।
तो आप जो है ना कॉपी चेक करने वाले से बढ़कर हैं, क्योंकि आप में आईएएस बनने की हुनर को ही खोजने के लिए वो अध्यापक आपकी कॉपी को चेक कर रहा है। और यदि आपकी भाषा, क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं, जो बात आप पहुंचाना चाहते हैं, यदि वो आपका जो माध्यम है, जो आपका मैसेज है, यदि वही ही गलत है तो जांचने वाला क्या महसूस करेगा? आप अधिकारी, मान लीजिए आपको मैं जिलाधिकारी आपको कहीं का बना दिया गया और आप अपनी बात शासन को कहनी है या आम जनमानस तक पहुंचाना है और आपकी भाषा ही अशुद्ध है, आपने कोई पत्र सरकार को लिखा वही भाषा अशुद्ध है, वाक्यों की अशुद्धि गलत है, तो आप शासन को क्या खबर दे पाएंगे? आम जनमानस को आप कैसे समझा पाएंगे? तो इसी कारण से कॉपियां चेक की जाती है, इसी कारण आपकी भाषा का चयन किया जाता है, इसी कारण आपकी भाषा की शुद्धता देखी जाती है, इसी कारण आपके वाक्यों की शुद्धता देखी जाती है। इन सबको बहुत ध्यान रखा जाता है। अब आइए हिंदी साहित्य पर। मैंने आपसे क्या कहा? हिंदी साहित्य बहुत ही मार्केबल नंबर देता है। मैंने गणित जैसी बात कर ली, बेसिक बताया। अब आप प्रश्न करते हैं कि सर पढ़ें कैसे, नोट्स कैसे लें, कहाँ से क्या करें? आप बालाजी साहब के पास तो आते ही हैं, बुक साहब इन तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, लोग हैं बेचारे, हम लोग की बहुत मदद करते हैं, आम जनमानस के बच्चों की बहुत मदद करते हैं, क्योंकि सब यहाँ तो मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे दिल्ली आते हैं और तैयारी करते हैं। मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा सब कुछ है, लेकिन मेरा मानना क्या है? यदि आप मुझसे प्रश्न करें कि सर कैसे हम हिंदी साहित्य को पढ़ें कि हमारे मार्क्स बहुत आए, मार्केट में जितनी भी मार्केट में चीज़ें हैं, आप बालाजी बुक शॉप में आएंगे, ये आपको बता देंगे, जो आप इनसे मांगेंगे, इनसे पूछेंगे कि कौन अच्छा मैटर है मार्केट में, हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य, तो आपको मैटर भी दे देंगे। लेकिन ये मैटर सारे बच्चे लेके जा रहे हैं, सारे बच्चे एक जैसा लिख रहे हैं। और मान लीजिए टीचर जो चेक कर रहा है वही उदाहरण, वही बात, वही शब्दावली बच्चे तो रट लेते हैं। टीचर को ये नहीं चाहिए आज के दौर में, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं। टीचर ने क्या, मेरी क्वेरी जो यूपीएससी में कॉपी चेक करने वाले टीचर ने क्या कहा मुझसे कि जो मैं 80 के दशक में पढ़ते समय मैंने लिखा करते थे हम लोग कॉपी में, बच्चे आज लिख रहे हैं, 2024 में लिख रहे हैं, तो मार्क्स कहाँ से दे दें? आप अपने आंसर को कैसे परिवर्तित करें, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये सोचिए कि हिंदी साहित्य पढ़े कैसे। ये एक बड़ा माकूल सा प्रश्न है। इसका माकूल सा जवाब यह है कि हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए, क्योंकि अपने बचपन में हमको किसी ने ये नहीं सिखाया कि हनुमान चालीसा रटी नहीं जाती। आप सबको आती है, रटा नहीं होगा आपने। जो आप अनवरत पढ़ते हैं आपको तैयार होता चला जाता है। अब आपको प्रश्न खड़ा होता है कि हिंदी लिटरेचर पढ़ें कैसे। इसके लिए मोटी मोटी बातें हैं। सर्वप्रथम आप हिंदी लेखन पर काम करिए। आपकी वाक्य, आपकी वर्तनी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, वो आपको वाक्यांश बनाना आता हो। यदि ये आता है और आपकी रुचि है, तो यदि आपको शुद्धता पर आपने ध्यान दे दिया और आपकी रुचि है, दो बात बस, इससे अब तीसरी बात नहीं कहूँगा, इन दो चीज़ों पर यदि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर आप हिंदी साहित्य ले सकते हैं। मैं इसमें दो ही चीज, लोग तो बहुत चौड़ी बातें कहेंगे, मैं दो से तीसरी बात नहीं कह रहा हूँ। अब कहेंगे यदि मान लीजिए आपकी रुचि भी है और आपने वाक्य शुद्धता और वाक्वर्तनी शुद्धि पर आपने काम कर लिया, तो फिर अगला स्टेप क्या है? अगला कदम आपका ये होना चाहिए कि हिंदी साहित्य पढ़ने, क्योंकि आपने बचपन में 10th तक 9th 10th में आपने हिंदी जनरली मोटा मोटा पढ़ा ही होगा। ये हमारे भारत सरकार के एक शिक्षा पद्धति में एक व्यवस्था है। हम सब बचपन में कबीर, सूर, तुलसी, झांसी, मीरा, जंजाला, प्रेमचंद ये सब पढ़े हुए हैं, पढ़ा ही होगा। अब इसको क्या करना है कि इसको व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है, इसलिए क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, इसलिए इसमें व्यवस्था का एक स्वरूप बन जाता है। अब आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, शुरुआत कैसे करनी है। एक हिंदी साहित्य की एक पतली सी किताब आती है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। अभी मेरे पास यहाँ उपस्थित नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी अभी जीवित हैं, यही दिल्ली में रहते हैं। कभी मौका मिले, क्योंकि 93-94 साल के हैं, बहुत उद्भट विद्वान थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे गुरु रहे हैं। और ये उस पुस्तक को मैं कहूँगा, ये पुस्तक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने गागर में सागर भर दिया है। एक गागर में सागर है। आपने डॉक्टर नगेन की किताब देखी होगी, देश, इसके उपरांत जितनी भी पुस्तकों को आपने देखा होगा वो बहुत मोटी हैं, लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने क्या किया है, संक्षिप्त कर दिया है। इतना संक्षिप्त करके सूचनात्मक ढंग से दे दिया है। अब इसके बाद प्रश्न खड़ा होता है कि सर यही क्यों पढ़ने को कह रहे हैं? मैं इसलिए इसको पढ़ने को कह रहा हूं क्योंकि ये किताब आपको जो मूल, जो नींव है वो ये भर देगी। अब प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि आपको एक जमाने में हिंदी साहित्य के बच्चे 800 शब्दों में प्रश्न उत्तर लिखते थे। आज कितना लिख रहे हैं? 150 शब्दों में, 250 शब्दों में आपको प्रश्न लिखवाया जा रहा है। और ये उसकी वानगी है। मोटी मोटी किताबों की जगह डॉक्टर, हमारे गुरुवर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी सर ने इतने पतले से शब्दों में, इसको मैं कहूं कि करीब 178 पेज में, 178 पेज है मात्र, इसमें पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया उन्होंने। और अभी डॉक्टर नगेन खोलेंगे तो हजारों प्रश्नों की वो किताब है। और आपको यही चाहना है ना, जो 800 शब्दों में तो प्रश्न लिखा नहीं जा रहा है,
अब तो 250 शब्दों में लिखा जा रहा है। ये पुस्तक आपको सिखाएगी कि कैसे बातों को संक्षिप्त करना है, और ये कला आपके अंदर विकसित होगी किताबों से। मुझसे बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्योंकि मैं कंपटीशन से जुड़ा रहा हूँ, तो बच्चे मुझे दिल्ली में भी मिलते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में मिलते हैं। अब वो हम जो पूछते हैं मुझसे, तो कहते हैं सर कैसे हम हिंदी साहित्य को पढ़ें, सर आप बताइए, आपका तो अनुभव है, आपने 2-2, 3-3, 4 जगह से काम किया। मेरा एक्चुअली मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन PG हूँ, फिर नेट आया, दिल्ली में तैयारी की, बहुत सारे एग्जाम, मेंस एग्जाम, फिर बाद दिल्ली विश्वविद्यालय का। तो मेरा भारत के 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से गहरा रिश्ता है। एक तो अभी वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में काम भी कर रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य को पढ़ें कैसे। आप पहले इस बेसिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक आत्मविश्वास का संचार हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको काम करना है कि जितनी सारी आपके आप पहली बात तो ध्यान रखिए, पाठ्यक्रम जो है UPSC का या किसी भी परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको याद होना चाहिए। और वो याद कब होगा, जब आप उससे गहरी मोहब्बत करेंगे। जब आप पाठ्यक्रम पूरा तैयार कर लेंगे तो क्या होगा, राह चलते कहीं भी जाते हुए आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी कोई चीज़ यदि दीवारों में कहीं अंकित है, कहीं कोटेशन लिखा है, तो आप उसको तत्काल नोट कर लेंगे अपने लिए। और यदि आपको पाठ्यक्रम नहीं याद है तो आप चीज़ों को विस्मृत होते चले जाएंगे। अब आप सोचिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के उन महान विद्वानों ने जिन्होंने इस पाठ्यक्रम को तैयार किया है, कितने विद्वान लोग हैं। अब आपको कहेंगे क्यों, देखिए ये पुस्तक है, इसका क्या नाम है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, आप दिल्ली में यदि रहते हैं तो बगल में ही हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र, वहाँ महाभारत जैसा महान पुस्तक की रचना भी हुई, या उसी आधार पर युद्ध लड़ा गया। लेकिन इस पुस्तक को डॉक्टर राष्ट्रकवि मैथिली रामधारी सिंह दिनकर क्यों लिख रहे हैं। ये पुस्तक हमें यह बताती है कि युद्ध सारी चीज़ों का हल नहीं है। युद्ध हमेशा क्या है, उसमें पहली पंक्ति ही है, युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है। ये पंक्ति कहती है युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है। इसलिए पुस्तक हमको पढ़ने को सिलेबस पाठ्यक्रम में रखा गया है। आज दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। आप IAS अफसर बन जाओगे, दुनिया कैसे आप अपने जिले में बड़े बड़े लोगों के जो जातीय संघर्ष या क्षेत्रीय संघर्ष होते हैं, बंदूकों से लेकर के बंदूक, बम, पिस्तौल, सारी चीजें क्षेत्र एरिया में होती हैं। वहां के लोगों की जो आपसी संघर्ष है, उनको रंजिश है, उनको कैसे खत्म करेंगे, ये कुरुक्षेत्र जैसे पढ़ करके। ये पुस्तक इसलिए पाठ्यक्रम में रखी गई है कि आप उसको पढ़ें और युद्ध की विभीषिका को आप समझें, और उस जब आप जिलाधिकारी बनकर जिले में पहुंचे तो आप इस पुस्तक के द्वारा उस जनमानस में युद्ध की उस विभीषिका, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, संत्रास को, और उसके अकेलेपन को, और उसकी विभीषिका को, उसके खून के संत्रास को, लाशों को, अंबरों को आप दिखा सके कि युद्ध खतरनाक होते हैं। और जब आप वही अधिकारी IAS बनने के बाद, जिले में अपनी अच्छी पोजीशन करने के बाद, जब आप भारत सरकार की नजरों में आते हैं तो भारत सरकार आपको सेंटर में बुला लेती है। सेंटर में बुलाने के बाद भारत सरकार के आप मंत्रालयों में काम करते हैं। मंत्रालयों में काम करने के बाद जब बहुत अच्छा, आप ये सब चीज़ों को पढ़ने के बाद जब बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, तो भारत सरकार आपको विदेशों में राजदूत बना के भेज देती थी कि जाइए और दुनिया के देशों पर अपने ज्ञान का हुनर दिखाइए और भारत की बुलंदी और भारत की तरक्की के परचम को लहराइए। ये तभी होगा। अब मैं बता रहा हूं, आपने प्रश्न किया, ये एक किताब है चिंतामणि, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं बता दूं आपको, दुनिया में कोई भी इतना बड़ा दार्शनिक पैदा हुआ हो, हिंदी साहित्य की जगत में बात कर रहा हूं, पूरी कंपटीशन की दुनिया में कह रहा हूं, क्योंकि इस प्रश्न आपके UPSC में इथिक्स के सवाल आते हैं। हिंदी में बहुत सारे सवाल अब टेढ़े मेढ़े आने लगे। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर टेढ़े मेढ़े सवाल कैसे हल करें, तो मैं कहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यदि चिंतामणि पढ़ लो। ये क्या करती है चिंतामणि? चिंतामणि वैचारिक संगुम्फों का या वैचारिक कूट का सूत्रात्मक शैली में लिखी किताब है। ये सूत्र खुलते हैं, विचारों की एक अंधड़ सी तूफान उठता है इस किताब को पढ़ने के बाद। आपके अंदर जो अंदर छिपा हुआ ज्ञान है, जो आज तक आपने नहीं पाया है, ये किताब आपके बंद दरवाजों के दिमाग के रेसे को खोल देती है। आपके अंदर को वैचारिक चिंतक बनाती है ये पुस्तक, जो आपको इथिक्स लिखने में भी ये पुस्तक काम आ जाएगी। आपको UPSC में कोई भी सवाल टेढ़ा मेढ़ा आ जाए। अभी पिछली बार एक सवाल आया था, ये 24 में दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो मेरे से मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर एक सवाल आया है कि मीराबाई, प्रश्न है कि भक्ति काल में मुस्लिम कवित्रियों के योगदान पर बात करें। 24 पे सवाल आया है। जब वो सवाल 24 पे आया, ये सवाल इतना तेजी से समस्या खड़ा किया कि लोग उसको हल ही नहीं कर पाए। कहां से सवाल आ गया ये? क्योंकि आप लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि मार्केट में जो उपलब्ध नोट्स हैं किसी के या PDF हैं, आप उन्हीं पे डिपेंड हो जाते हो। वो नोट्स, वो PDF काम का है, लेकिन साथ में इन पुस्तकों की बहुत बड़ी भूमिका है जो मैंने आपके सामने बिखेर रखी। इन पुस्तकों को कैसे पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी पुस्तक की समीक्षा जब हम रिव्यू लिखते हैं या करते हैं,
तो हमेशा हम इसकी भूमिका पर, इसके प्राकथन पर और इसके पीछे लिखे हुए शब्दों पर हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। फिर हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। ये भूमिका हमें बताती है, ये इसके प्राकथन हमें बताता है कि कैसे हम इस पुस्तक को, इसके अंदर के कंटेंट को समझेंगे। और इसके द्वारा किसी की आपको जरूरत ही नहीं है। आप एक बार मैटर ले लीजिए मार्केट से, जो भी मिल रहा हो पढ़ लीजिए, फिर इस पुस्तक को, जो मैं रास्ता बता रहा हूँ, विषय सूची को देखिए, उसकी भूमिका को पढ़िए, फिर पूरे कंटेंट को पढ़ डालिए। वो भूमिका आपको एक क्लू देती चली जाएगी, बताती चली जाएगी कि इसमें ये वर्णन, और आपके दिमाग की जो लेयर है वो धीरे धीरे उसको व्याख्यात करती चली जाएगी। और आपको फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल इसके बाद आपको उत्तर लेखन करने की जरूरत पड़ेगी, जो आप विभिन्न यहाँ बहुत सारी कोचिंग संस्थान उत्तर लेखन करा रहे हैं। आप वहाँ जाकर जबरदस्त लिखिए। और एक बात बहुत माकूल कहना चाहता हूँ कि पढ़ने से आप बुद्धिमान बनते हैं और लिखने से विद्वान बनते हैं। पढ़ने से बुद्धिमान और लिखने से विद्वान बनते हैं। तो ठीक है, आज हम इतना ही बात करेंगे। फिर यदि ऐसा मौका रहा तो हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और फिर काम करेंगे। और साथ साथ एक चीज़ और कहूँगा, इतनी सारी बातें करने के बाद, इन सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद, जब आप लेखन पे काम करेंगे और लेखन के उपरांत जब आप इन सबको पढ़ लिया और आपने कंटेंट को बचा लिया, फिर आपको लेखन कैसा है, तो आए हुए सवालों को आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं अक्सर कि हिंदी हम कौन सा किताब ले लें, कौन सा क्या पढ़ें। तो नोट्स को पढ़ने के बाद, सारी किताबों को पढ़ने के बाद, आप यूपीएससी के द्वारा अब तक जो पूछे गए सवाल हैं उनको खोलिए और देखिए कि सवालों की प्रकृति कैसी है, और उसको पढ़ते पढ़ते, अभ्यास करते करते, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ने से बुद्धिमान बनते हैं, लिखने से विद्वान बनते हैं। और लेखन एक कला है जो एक दिन में विकसित नहीं होती है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, फिर हम मिलेंगे। और हम फिर कभी बालाजी की बुक शॉप पे, जब बालाजी बुक शॉप हमें बुलाएंगे, हम उनके इस छोटे से एक, मैं तो इस कमरे को यही कहूँगा कि यहाँ किताबों का ये घर है, ये कमरा नहीं, ये किताबों का घर है। तो इस किताबों के घर पर हम फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड बाय।